हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आपको पता ही है कि ये वाली क्लास हमारी चल रही थी और जिसमें हम लोगों ने स्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी, महलवारी ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। जो लोग भी क्लास नहीं देख रहे हैं तो क्लास अब कंटिन्यू देखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्द आपको सीटेट का नोटिफिकेशन मिलने वाला है। साथ में सीटेट दिसंबर के ही बाद आपको सुपर टेट वगैरह देने को मिलेगा। तो ये चैप्टर था ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। इसको हम लोगों ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था, बट ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में भी जाकर आप 1 बाय 1 क्लासेस देख सकते हो। तो यहाँ से हमें करना था यूरोप के लिए फसलें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सीटेट इससे क्वेश्चन हर बार पूछता है। नील की खेती, इसकी क्या समस्याएं थी, क्यों बाद में इसको हटा दिया गया, इसमें दिलचस्पी क्यों बढ़ी थी ब्रिटेन वालों की, ये सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखने वाले हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर आप सोशल साइंस के नोट्स बनाने में आपको दिक्कत आ रही है या फिर आपको एक चाहिए कि कंसाइज हो, जहां से क्वेश्चंस आए, तो आप मेरे खुद के नोट्स ले लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड पूरी कंप्लीट एसएसटी आपको मिलेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो यूरोप के लिए फसलें हैं, ये तो आपने देखा कि किस तरीके से ये लोग हर एक मतलब स्थायी बंदोबस्त लेकर आए। कहीं ना कहीं राजस्व वसूली के लिए ही चल रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए। उसी में से एक आता है ये आपका यूरोप के लिए फसलें। अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके जो हैं वो ना केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फैसले भी हम पैदा कर सकते हैं। मतलब अंग्रेज जो है अलग अलग जगह पर काम कर रहे थे, उस तरीके से एक तरीके से एक्सपीरियंस ले रहे थे कि उनको लगा कि भाई गाँव से तो हमको अच्छा खासा मुनाफा होगा। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे, जैसे कि बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, मद्रास में चावल। आप सोचिए 150 ईयर ये देश के अलग अलग इलाकों में, हिस्से में किसानों को मजबूर कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे वो फसल ज़्यादा होती है तो उससे उनको मुनाफा मिलता है। ठीक है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होती है पूरी नील और अफीम की खेती। बेसिकली इसमें हमें नील की ही खेती देखना है। और ये आप एक बार फोटो देखिए, ये है आपका कलमकारी का छापा और ये है मॉरिशस कॉटन का छापा, ये इंग्लैंड का है। तो आखिर में नील की खेती का इतना क्रेज क्यों था, ये भी हमें देखना है। तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों फोटोज दिखा दिए हैं। अब इसमें आप एक बार देखिए, ये आपका आंध्र प्रदेश का है, कलमकारी वहीं का है। पूछता भी है कलमकारी कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, वहां के बुनकर के द्वारा बनाए गए ये छापे हैं। और दूसरी तरफ ये आपको ब्रिटेन का दिख रहा होगा। ठीक है, ब्रिटेन का है फूल वाले छापे। अब दोनों में एक चीज आपको कॉमन मिलेगी, ये ब्लू वाला कलर, ये देखिए। ठीक है, इसमें गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। इसी के बारे में पढ़ना है, क्योंकि इसी गहरे नीले को ही लेकर सारी चीजें चल रही थी। तो ये आप कलमकारी का देख सकते हो, इंग्लैंड का देख सकते हैं। अब यहां पर देखिए, इसमें आपको जो ब्लू कलर दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता था। और इसकी काफी पॉसिबिलिटीज थी कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिशस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भी भारत से जो उगने वाले पौधे थे ना, वहीं से तैयार हो रहा था। ठीक है, उस समय जो भारत है वो भारत जो है वो दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। तो चाहे फिर ये कलमकारी हो या फिर ये आपका मॉरिशस वाला हो, दोनों में ये जो ब्लू कलर यूज किया गया है ये नील के पौधे से किया गया है। नील के पौधे का जो रंग होता है, और ये भारत से ही यहाँ पर भी गया है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी आखिर में डिमांड इतनी ज्यादा क्यों थी, ये क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नील का पौधा मुख्य रूप से कहाँ पर है। तो देखिए, नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। ये लाइन पूछा हुआ है, कहां पर, उष्णकटिबंधीय। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, उसमें भारतीय नील की बहुत थोड़ी ही मात्रा यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी और उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा रहता था। इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक एक और पौधे पर डिपेंड रहना पड़ता था, क्योंकि थोड़ा सा ही नील जाता था तो उससे आप समझ ही सकते हो कि थोड़ी सी कोई चीज़ है और वो बहुत अच्छी है तो उसका तो वैसे भी प्राइस बहुत ज़्यादा होगा। तो ये लोग फिर डिपेंड होते थे जो वोड नामक एक पौधा है उस पर। अब वोड पौधा जो है वो शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, वोड शीतोष्ण में और नील जो है वो उष्णकटिबंधीय में। इधर उत्तरी जो है इटली है, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी व ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ एक तरीके से कॉम्पिटिशन से परेशान हो गए थे यूरोप के जो वोड उत्पादक है ना, वो सरकार पे दबाव डाल रहे थे कि नील के आयात पर पाबंदी लगा दो। क्योंकि क्या होता था ना कि जब नील भी जाता था और वोड भी, तो नील का जो कलर और वोड
दोनों से ब्लू कलर मिलेगा, लेकिन जो इसका कलर होता था ना वो काफ़ी एक तरीके से शाइन, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत अच्छा होता था। तो इसलिए इसका कंपटीशन इससे बहुत ज़्यादा होने की वजह से यूरोप में जो वुड उत्पादक थे वो परेशान हो गए। उन्होंने गवर्नमेंट पे प्रेशर किया कि भाई नील के आयात पे पाबंदी लगा दीजिए, क्योंकि हमारी डिमांड भी कम होती है, प्लस नील की जो प्राइस है वो ज़्यादा है। ठीक है। तो बट यहाँ पर देखिए, कपड़ों को रंगने वाले जो होते थे ना, जो रंगाई करते थे, वो नील को ज़्यादा पसंद करते थे। क्योंकि देखिए, मैंने अभी आपको बोला ना, नील से बहुत ही ब्राइट नीला रंग मिलता था, जबकि वुड से मिलने वाला रंग जो है बेजान और फीका होता था, और आप 1 से 2 बार धुलाई करेंगे, धीरे धीरे इसका कलर भी निकलता था। इसलिए ये लोग नील के लिए एक तरीके से कहा जा सकता है कि काफ़ी ज़्यादा इनका फेवरेट कलर ही हो गया था ब्लू कलर। और 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी भी कर लिया, क्योंकि इनको लगता था कि इससे काफ़ी अच्छा कलर आता है। साथ में कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राजील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। ठीक है। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए थे। नील की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, सिर्फ और सिर्फ उसका जो चमकदार नीला रंग आता था ना, सिर्फ उस वजह से। ठीक है। और भारत तो था ही भाई एक बहुत बड़ा स्रोत। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में तो इसका औद्योगिकरण का युग भी शुरू हो चुका था और उसके कपास उत्पादन में काफ़ी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और भी तेजी से बढ़ने लगी 18वीं सदी में। ठीक है। जब नील की मांग बढ़ी, उस दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। ठीक है। अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से नील की आपूर्ति के लिए अलग अलग ये लोग रिसोर्सेज तलाशने लगे, फिर किस तरीके से ये लोग भारत में आते हैं और वहाँ के किसानों को मजबूर करके इवन उनकी आसपास की जमीन भी हड़प लेते थे। ठीक है। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। अब भारत में ब्रिटेन की दिलचस्पी बढ़ चुकी थी, ठीक है, नील की खेती को लेकर। तो यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी अब भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी, क्योंकि भारत से ही सब कुछ जा रहा था। तो कंपनी को लगा कि क्यों ना हम यहीं पर नील की खेती को बढ़ाएं और इसमें हमें काफ़ी मुनाफा भी होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती बहुत तेज़ी से होने लगा। बंगाल में पैदा होने वाला जो नील होता था ना, वो दुनिया एक तो बहुत बेस्ट होता था, साथ में दुनिया के बाज़ारों पर भी छा गया था। 1788 में ब्रिटेन के द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। ये लाइन पूछी गई है, कितना प्रतिशत? 30। और 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95 हो चुका था। आप सोचिए, 1788 में 30 था और 1810 में अब 95% हो चुका है। बहुत तेजी से फैल गया था। ठीक है। अब जैसे जैसे नील का व्यापार फैलता है तो कंपनी के जो अफसर हैं, जो व्यावसायिक हैं, एजेंट, वो नील के उत्पादन में अपना पैसा लगाने लगे, क्योंकि मुनाफा था। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान भी दिया और इसके लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। सोचो, ज़्यादा पैसा के लिए। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत भी आ गए। उनको लगा क्यों ना हम भारत चल के ही इसमें मुनाफा कमाते हैं, और उन्होंने नील के बागान भी लगा लिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने को भी तैयार रहते थे। ऐसा नहीं है कि ये लोग, इनको कोई दिक्कत आ रही, नहीं भाई, अगर तुम्हारे पास नहीं है पैसा, कंपनी तुमको देगी पैसा, बैंक कर्जा भी देगा तुम्हें, आराम से तुम लोग यहाँ पर नील की खेती करो। ठीक है। अब इसकी खेती होती कैसी थी, ये आपका क्वेश्चन पूछा है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। देखो, ये 2 मुख्य तरीके से होती थी। एक था आपका नीज। अब नीज का मतलब आप समझ चुके होंगे, प्राइवेट, मतलब खुद का, मतलब मेरा जमीन है, मैं खुद उसकी मालकिन हूँ। ठीक है। और या तो हम जमीन खरीद भी लेंगे। ठीक है। और यहाँ पर देखो लिखा भी है, नीज और रैयती। नीज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। अब नीज का मतलब क्या हो गया कि मेरा ही जमीन है तो मैं उसमें अपना आराम से खेती करूंगी। नील का या तो हम जमीन खरीद लेंगे, ठीक है, अगर नहीं है तो खरीद लेंगे, या दूसरे जमींदारों से जमीन हम रेंट पर ले लेंगे और फिर मजदूरों को काम पर लगाकर अपना बढ़िया से वहां से नील की खेती करेंगे। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा है कि नील की खेती कितने तरीके से होती थी? 2, नीज और रैयती। ठीक है। अब नीज खेती की कुछ समस्याएं थी जिसे ध्यान देना है। बागान मालिकों को नीज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर ही की जा सकती थी। ऐसे जमीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज्यादा थी, यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। और देखिएगा, नील की खेती का विरोध भी इसलिए भी किया गया था बाद में, क्योंकि ये क्या करता था ना, जमीन जो है
उसके वजह से जहाँ पर भी इसकी खेती होती थी तो इसकी जड़ें बहुत नीचे तक जाएंगी, सारे पोषक तत्व ये खींच लेगा, फिर वो उस जमीन पे आप दूसरी खेती नहीं कर सकते हैं। तो इससे काफ़ी नुकसान हो रहा था किसानों को। तो इसलिए यहाँ पर देखिए कि नील की खेती होता भी कहाँ पर होगा, उपजाऊ जमीन पर ही होगा। वहाँ पे ऑलरेडी लोग रह रहे थे। नील की खेती करने के लिए उनको और बहुत बड़े एरिया की भी ज़रूरत होती थी, तो इतनी ज़मीन कहाँ से आएगी। साथ में उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर जो है ज़मीन लेने के प्रयास भी किए, वहाँ के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो गया। मतलब जहाँ पर नील की फैक्ट्री वगैरह लगी थी ना, तो उसके आसपास किसान रहते थे ऐसे, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, इन किसानों को वहाँ से हटवा दिया ज़बरदस्ती। तो ये नीच खेती की समस्याएं आ रही थी। आपसे जब कुछ क्वेश्चंस पूछेगा ना कि नीच खेती की क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। अब इनको हटवा दिया गया तो कहीं ना कहीं इसमें होगा ही भाई, टकराव तो होगा ही। मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। अब मजदूर भी नहीं मिल रहे थे। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूर की जरूरत होगी, और मजदूरों की जरूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धन की खेती में बिजी होते थे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी, जमीन की, मजदूर की, इस तरीके की चीज़ें। अब बड़े पैमाने पर नीच खेती के लिए बहुत सारे हल बैल की भी जरूरत थी, और 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए थे। इसका मतलब यह है कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा जमीन है तो उसे 2000 हलों की जरूरत पड़ती है। सोचिए, हलों को खरीदना, उनका रख रखाव एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे। उन्हें अपने लिए ही इन चीज़ों की जरूरत होती थी। तो जिस समय नील उत्पादकों को जरूरत होती थी ना, उसी समय किसानों के हल बैल भी चावल के खेतों में बिजी रहते थे। बीघा तो आप जानते ही हैं ना, जमीन की एक माप होती है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स नीच की खेती का है कि नीच की खेती में आपको बहुत सारे जो है हल की भी जरूरत है, और फिर उस समय चावल की खेती में भी बिजी रहते थे, तो कहाँ से मिलेगा इतना सब कुछ। 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक नीच खेती का क्षेत्रफल फैलाने में एक तरीके से हिचकिचा रहे थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। बाकी जमीन जो है वो रैयती व्यवस्था के अंतर्गत था। अभी तक हमने देखा नीच की खेती की समस्याएं और किस तरीके से उस पर खेती होती थी। उसमें आपको अगर 1000 बीघा है तो आपको 2000 जो है यहाँ पर हलों की जरूरत पड़ेगी। साथ में उसमें चावल की खेती में भी कुछ लोग बिजी रहते थे, तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। अब जो दूसरा नील की खेती करने का तरीका है वो है रैयत। इसका क्या तरीका है ये भी आपको पता होना चाहिए। रैयतों की जमीन पर नील की खेती। रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट, आप अनुबंध, सट्टा, कुछ भी बोल सकते हो, वो करते थे, ठीक है। इसमें जो बागान मालिक है ना, वो रैयत के साथ करेंगे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य करेंगे, ठीक है। गांव का मुखिया को बोलेंगे कि तुम रैयतों की तरफ से क्या करो, ये समझौता करने के लिए एक तरीके से उनको बाउंड करेंगे। जो अनुबंध पर दस्तखत, सिग्नेचर कर देगा, उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाएगा। अब मान लीजिए आपने साइन कर दिया, ठीक है, कि हाँ चलो हम करेंगे। अब आपको क्या होगा, कम ब्याज दर पर बागान का जो मालिक होगा उससे आपको एक तरीके से पैसा मिल जाएगा। कर्जा लेने वाले रैयतों को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। अब बेचारी ये जो रैयत है, इनको अपने खुद के 25%, सोचिए 25% जमीन पर इनको खेती करनी होगी, नील की खेती, ठीक है। खुद का जमीन है, बट आपको बाउंड किया गया है। आपको जो है बागान मालिक से पैसा भी मिल चुका है। अब जिसने कर्जा ले लिया है उसको अपने 25% जमीन पर नील की खेती करनी है। बागान मालिक आपको बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकार के ऊपर होता था, ठीक है। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था, और वही चक्र, मतलब बेसिकली वही है कि अच्छा ये काम हो गया, ठीक है, अब तुमको दोबारा से कर्जा मिल गया, अब तुम दोबारा से काम करो। तो ये चक्र फिर से ऐसे चलता रहता था, ठीक है। यहाँ पर देखिए नील के पौधों की कटाई हो रही है, मोस्टली मेल ही होते हैं, यहाँ पर आप फोटोज में देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको फिर ऐसे ढोकर लेकर जाएंगे, फैक्ट्री तक पहुँचाएंगे, एक बहुत बड़ा प्रोसीजर होता था, ठीक है। ये देखिए आप इस फोटोज में देखिए, इस तरीके से नील की खेती के पास आप ये कारखाना देखिए, ये आपका हौद है, ये आपका विटर वॉट है। अभी हम देखेंगे नील का उत्पादन कैसे होता था। इस तरीके से आसपास के जितने भी लोग रहते थे किसान, उनको तो हटा ही दिया गया, ठीक है। इसमें से वैसे कुछ पूछेगा नहीं, इसलिए आप इसको इग्नोर कर सकते हैं।
तो इसमें क्या होता था कि खुद की ही 25% ज़मीन पर आपको नील की खेती करनी है, और ये कर्जा फिर आपको मिलेगा, फिर ये चक्र चलेगा, और इसमें आपको मुनाफा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जो किसान पहले इन कर्जों से पहले, तो किसानों को लगा कि यार ये लोग पैसे भी दे देते हैं और हमको अपनी ज़मीन पे काम करना है तो अच्छा है, पहले तो वो अट्रैक्ट थे। बट उनको धीरे धीरे समझ में आ गया कि ये व्यवस्था तो बहुत ही ज़्यादा कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी ना, वो बहुत कम थी, और कर्जों का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता था। सोचिए, मेरी ज़मीन है, मुझे बगान मालिक से कर्जा लेना है, वो पैसे, क्योंकि बीज वगैरह खरीदने के लिए पैसे, फिर मैं अपनी खुद की 25% ज़मीन पे यहाँ पर खेती करूँगी, और नील की खेती की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। फिर मैं ये लेके चले जाएंगे इसको बेचने के लिए, फिर ये मुझे दोबारा से कर्जा देंगे, और ये कर्जों का सिलसिला बढ़ता रहेगा, और कर्जा मैं कभी चुका नहीं पाऊंगी। प्लस जो नील की कीमत है उतना तो मुझे मिल भी नहीं रहा है। तो किसानों को समझ में आ गया कि ये तो हम दमनकारी नीति है और हमारा इसमें नुकसान है। साथ में और भी समस्याएं थी। बगान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करे, क्योंकि नील की खेती उपजाऊ जमीन पर ही हो सकता है। लेकिन ये सेम पूरी की पूरी लाइन पूछी हुई है, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, ये जो नील की खेती है ना, इसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी, और ये क्या करेगा, मिट्टी की जितनी भी ताकत, पोषक तत्व हैं, सारी ताकत खींच लेगा मिट्टी का। तो नील की कटाई के बाद से वहां पर धान की खेती भी नहीं हो सकता है। तो ये नील की खेती के साथ प्रॉब्लम थी, और ये किसानों को समझ में आ गया, इसीलिए बाद में इसका विद्रोह हुआ है। यहाँ पर देखिए, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मैं आपको अपनी तरफ से बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से, अब सोचिए, इनको कर्जा दे के, फिर इन्हीं की जमीन पे काम करवा के, फिर इनको बहुत ही कम पैसे दे के, फिर दोबारा से कर्जा दे के, इसमें इनका भला ही नहीं हो रहा था। तो रैयतों ने तो नील की खेती से मना ही कर दिया। अब ये विद्रोह फैला, क्योंकि रैयतों ने बगान मालिकों को लगान चुकाने से भी मना कर दिया कि हम लगान भी नहीं चुकाएंगे। वे तलवार, भाले, तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्री पर भी हमला करने लगे। औरतें भी इस लड़ाई में एक तरीके से सपोर्ट की। बगान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बगान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले जो भी एजेंट होते थे, उनकी पिटाई की गई। रैयतों ने तो कसम खा ली थी कि ना वो नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे, और ना ही वो ये जो बगान मालिक के जो गुंडे हैं उनसे डरेंगे, क्योंकि इनको समझ में आ गया था कि भाई, नील की जो खेती है इसमें कोई शक नहीं है कि ये क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा दमनात्मक है, लेकिन जो लोग दबे होते हैं वे हमेशा बगावत नहीं करते, ऐसा कभी कभी ही होता है। तो इनको समझ में आ गया था कि नील की खेती से हमारा कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है, प्लस हम इस पे अपनी आगे की खेती भी नहीं कर सकते हैं। 1859 में नील जो है, रैयतों को लगा कि बगान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदार और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गाँव में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जबरन साइन कराए गए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया, और एक तरीके से आमने सामने की लड़ाई हुई, और कई स्थान पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए जमींदार गांव गांव घूमने भी लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बगान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी, और बगान मालिक जबरन, क्योंकि ये जो जमींदार थे ना, इनसे भी एक तरीके से जबरदस्ती साइन करवाया जाता था, ठीक है, कि जमीन ले लेते थे जबरदस्ती। सोचिए, जमीन किसी और का, मुनाफा कोई और पीस उसमें कौन रहा था, किसान। ठीक है, बेसिकली इनके साथ भी नुकसान ही हो रहा था, क्योंकि जमीन तो इन्हीं की थी। तो सब एक दूसरे का सपोर्ट किए। नील के किसानों को यह भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली, तो जो गवर्नर था उस समय 1859 में, वहां पर आया घूमने, और उसने देखा कि अच्छा, रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें बताई गई कि किस तरीके से उनको अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा था। बाद में बोला गया कि नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। एक तरीके से नोटिस के आधार पर एक खबर जो है फैल गई थी। तो जो रानी विक्टोरिया थी, उन्होंने नील की खेती ना करने का हुक्म दे दिया है। ये इस तरीके की खबर फैली। ठीक है, ठीक है। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। देखिए, ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये पूछा नहीं जाएगा बिल्कुल भी, आपसे ये पूछा जाएगा जो मैंने यहाँ पर बताया है, जो स्टार्टिंग से मैं बता रही हूँ कि नीच की खेती किस तरीके से होती थी, और नील की खेती, नीच की क्या समस्याएं थी, रैयत की क्या समस्याएं थी, प्लस यहाँ पे क्यों नहीं लोग नील की खेती करना चाहते थे, ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, चलिए, यहाँ पर वही सेम कहानी बताया जा रहा है कि किस तरीके से
ये जो थे बगान मालिकों को दोषी पाया, जो जबरदस्ती से एक तरीके से उनको क्रिटिसाइज किया। फिर आयोग ने भी कहा कि नील की खेती एक तरीके से रैयतों के लिए अच्छा सौदा नहीं है, ठीक है, और अनुबंध को पूरा करके और उनसे जो जबरदस्ती काम करवाना वो भी सही नहीं है, ठीक है। बट आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो अगला चैप्टर है उसमें डिटेल में चीज़ें पता चलेंगी, क्योंकि ये तो इतना ही था। बट यहाँ पर देखिए लास्ट वाली लाइन, क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ है, और ये जब बगावत होती है तो उसके बाद बगानों में नील का उत्पादन एक तरीके से खत्म हो गया और फिर लोग बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा था, इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। फिर वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बगान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। तो यही क्वेश्चन पूछता है, चंपारण आंदोलन 1917 में बिहार से रिलेटेड है, क्योंकि बिहार के ही एक किसान ने उनको, गांधी जी को एक तरीके से इनवाइट किया था कि आप आइए और देखिए यहाँ पर किसानों की किस तरीके से दुर्दशा हो रही है। तो ये लाइन भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो इस चैप्टर का ये जो लास्ट वाला ये था ना, यहाँ तक ये आपको एक एक लाइन याद रखनी है, ठीक है। मैं आपको दोबारा से बताना चाहूँगी, क्योंकि इसमें से रैयत की ज़मीन पर किस तरीके से नील की खेती होती थी, नीच खेती की क्या समस्याएं थी, प्लस क्यों इंटरेस्ट ये ले रहे थे यहाँ पर, आखिर में नील की खेती की डिमांड क्यों बढ़ी, ये सारी चीज़ें आपसे पूछेगा। नील का जो पौधा है वो किस इलाके में उगता है, प्लस वोड का जो पौधा है वो किस इलाके में उगता है, ये सारे पॉइंट्स आपको यहीं पर ध्यान रखना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब इससे तो बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहूंगी। उसे देख सकते हो, ये आपका 2021 में पूछा हुआ है, 23 दिसंबर को, लेटेस्ट ही है। और इसमें आपको दो एजर्शन एंड रीजन वाले ही क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूं, क्योंकि इसी की डिमांड बढ़ चुकी है। इसमें लिखा हुआ है कि नील की खेती उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बहुत से भागों में 17वीं शताब्दी तक आरंभ हो गया था। मैं आपको नाम बता रही थी ना, बहुत सारे, वही है, ठीक है, एकदम सही है कि नील की जो खेती है वो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बहुत सारे भागों में 17वीं शताब्दी तक आरंभ हो गया था। उसके बाद इसका रीजन देखिएगा, भारतीय नील की अधिक मांग और प्रतिस्पर्धा के कारण, मतलब एक तरीके से कंपटीशन के कारण, यूरोपीय उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर भारतीय नील के आयात पर रोक लगाने और दूसरे विकल्प तलाशने के लिए दबाव बनाया। तो ये इसके संबंध में ये सही नहीं है, ठीक है। रीजन आपसे पूछा था ना कि आखिर में बहुत से भागों में फैल गया था, तो वो देना चाहिए, तो वैसे भी ये गलती है, तो ए सही है, आर गलत है, ठीक है। ये आपका पूछा हुआ है 2021 में, क्योंकि नील की ये तो बिल्कुल भी नहीं कहा था कि दूसरे विकल्प तलाश हो, ऐसा कोई दबाव नहीं बनाया था, अभी हमने पढ़ा, तो ये एकदम से गलत है स्टेटमेंट, ओनली ए इज राइट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी आपका ये 2022 में पूछा है, ये भी लेटेस्ट ही है। तो इसमें ये पूछा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में नील की खेती की निज प्रणाली से किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या जिसका उन्होंने सामना किया, जो कि निज प्रणाली का परिणाम था। तो चलिए देखिए, अभी हम पढ़ रहे थे, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आपको उसको लगा कि यार यहाँ यूरोप में तो इसकी काफ़ी डिमांड बढ़ चुकी है, तो क्यों ना हम भारत में ही करें। अभी मैंने आपको बताया कि उन्होंने भारत में स्टार्ट कर दिया, और उसमें किस तरीके से किसानों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। प्लस निम्नलिखित में से कौन सी समस्या पूछ रहा है जो कि इसका परिणाम था। यहाँ पर देखिए, जो व्यक्ति नील की फैक्ट्री के आसपास रहते थे उन्हें उनकी जमीनों से हटवा दिया गया, उन्हें अपनी जमीन के 1/4 हिस्से में नील की खेती करने के लिए मजबूर किया गया नहीं। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब हम पढ़ रहे थे कि जहाँ पर भी नील की फैक्ट्री हो रही थी, क्योंकि इसकी नील की खेती के लिए ना बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता था, और यहाँ पर नील की फैक्ट्री के आसपास में लोग रह रहे थे, उनको उनके खुद के जमीन से जबरदस्ती हटवा दिया गया। तो ये एक समस्या था जो कि इनको देखने को मिला, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पूछा हुआ है कि निज प्रणाली से किसानों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, जिसमें से एक समस्या ये भी थी कि उनको अपनी खुद के ज़मीन से भी हटवा दिया गया, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन है और दूसरा ये क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। बाकी जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको बता दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड डेली क्लासेस देखो, डेली 6 बजे होती है।